हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो भाई देखिए, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है 2023 के लिए और इसमें जुलाई और अगस्त में एग्जाम होना है। आई होप आपने देख लिया होगा चैनल पर अगर आप जुड़ गए हैं, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा समय है आपकी तैयारी का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे अपनी तैयारी को लेकर और काफ़ी मेहनत करेंगे। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर हम एक साल के लिए कभी एक चांस में लापरवाही कर देते हैं तो हम कई साल कह सकते हैं कि बैक हो जाते हैं, और फिर जीवन में वो कभी मौका या फिर समय लौट कर नहीं आता कि हमें लगता है कि शायद उस समय थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई कर ली होती, या फिर कुछ अच्छा मतलब अपने स्टडी को हमने टाइम दे दिया होता है तो आज स्थिति कुछ और होती। तो आई होप आप सीरियस होंगे। और भाई देखो, चैनल पर अगर नए हो तो अच्छे से मैं चाहूँगी, उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप बेहद सीरियस होकर तैयारी करें और अपनी पेन कॉपी पेपर सब लेकर बैठा करो, नोट्स बनाया करो अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को, हर एक कंटेंट को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे थे 2021 का प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के संबंध में अभी तक हमने काफी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो ये लास्ट सीरीज का जो है लास्ट पार्ट है, तो आज इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो है नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे लेवल 2 की जितनी भी चीजें होंगी, या DSSB की जितने भी PRT के संबंधित, या फिर TGT PGT जितना भी होगा कंटेंट, वो सब एक अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है, तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक होती हैं, यानी कि इररिलेवेंट होती है। और अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, या फिर अधिगम चक्रीय रूप से होता है, या ये अनुरेखीय है। देखो नहीं है, ये जो है चक्रीय रूप से स्पाइरल, और अनुरेखीय यानी कि ये मतलब लीनियर होता है। ये आपसे पूछा है। ठीक, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी आपको देखो, साइकोलॉजी से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये काफी इजी और कह सकते हैं कि समझने वाला विषय है। इसको रटना याद करना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत पूछा है ना। तो देखो, अगर विशेषता की बात करें तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल है, ये सही हो गया हमारा। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है। ठीक, भाई अप्रासंगिक है या प्रासंगिक है, ये मुझे आपको बताना है। और अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम का क्या होता है कि चक्रीय रूप से होता है, स्पाइरल होता है। ठीक है, इस प्रकार से चलता है, और अनुरेखीय रूप से नहीं होता, यानी कि ये लीनियर नहीं होता, सीधे सीधे नहीं चलता है। ये अपने जो आप सीखते हो, जो भी चीज सीखते हो, वो अपने प्रीवियस आपके एक्सपीरियंस के साथ में, अपने अपने जीवन में जो भी घटित हुआ है उस एक्सपीरियंस से भी आप सीखते हो। आप जो है एग्जाम्पल से भी सीखते हो। तो इसीलिए ये चक्रीय होता है, ना कि ये अनुरेखीय, यानी कि ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, ये भी हमारा सही हो गया। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। वो क्यों? क्योंकि जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक होती है, ना कि अप्रासंगिक होती है, यानी कि ये मैंडेटरी होती है। आप कुछ भी काम सीख रहे हो तो गलती जरूर करोगे, और अगर आपने उसे सीख लिया, अभ्यास हो गया तो तब नहीं करोगे शायद। ठीक, लेकिन अगर आप नए हो, सीख रहे हो, लर्निंग एज में हो, तो गलतियां होंगी ही होंगी। तो वो अप्रासंगिक यानी कि इररिलेवेंट नहीं होगा, रिलीवेंट होगा। ठीक है, यानी आपकी गलती जुड़ेगी आपके सीखने के साथ में। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल होती है उसका डेवलपमेंट बच्चों में किस प्रकार से किया जा सकता है। ये हमें एक एक अध्यापक, एक टीचर होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि बच्चों की जो सोच है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग किस प्रकार से हमें बनाई जा सकती है हमारे द्वारा। ठीक, तो काफी उपकरण होते हैं, सामग्रियां होती है जो परंपरागत रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको ही आप अपना लोगे तो बच्चे में जो कौशल है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्योंकि नई नई प्रॉब्लम होती है तो आप क्या उसको मतलब बच्चे के सामने रखोगे, या फिर समस्याओं को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके, मानक एज इट इज मतलब जो स्टैंडर्ड
जो चीजें हैं उनको इस रूप में प्रस्तुत करके, यानी कि फिक्स है, इसके आगे नहीं हो सकता, फिक्स चीजें उनके सामने प्रस्तुत करोगे, या फिर समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या फिर यंत्रवत याद करके। देखो एज इट इज याद कर दो, करा दोगे तो बच्चा खोजी नहीं होगा, उसके दिमाग में कोई नया तरीका नहीं आएगा, नए तरीके से जो स्किल डेवलपमेंट हम कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर बढ़ाने की, तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो याद करने वाली बात आप नेगेटिव होती है, बिल्कुल भी ये कभी आंसर नहीं हो सकता है। ये हमेशा कट करना, परंपरागत तरीके की चीजों से नहीं हम उसको सिखाएंगे, ना ही हम एज इट इज यानी फिक्स चीजों पर उसको जो है फिक्स कर देंगे कि इससे आगे के तरीके हो ही है ही नहीं, यही चलते आ रहे हैं और इन्हीं से आपको सीखना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें उसके सामने जब हम बहुत विभिन्न तरीकों को उनके सामने रखेंगे तो बच्चे में एक स्किल डेवलपमेंट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो भाई, नोट्स जरूर बना लेना, चाहे आप किसी भी एज में हो सकता है कि आप मतलब फ्रेशर हो सकता है कि आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है, आप एक तैयारी, आप कुछ सोच रहे हो कि कब जो है नोटिफिकेशन आएगा और हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। और हो सकता है कि आप एक भाई डोमेस्टिक लेडी हो, कुछ किसी भी एज में हो सकता है, आपकी थोड़ी मतलब होप होगी कहीं पर किसी चैनल पर किसी तरीके से मुझे ऐसा पढ़ा जाए ताकि मेरी समझ में आ जाए। तो समझ में आने के लिए जरूरी होता है कि आप सिर्फ कंटेंट को पढ़ दो और छोड़ दो, ये नहीं होता है, आपको साथ साथ नोट्स भी बनाने चाहिए, तभी उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नोट्स जरूर बना रहे होंगे। तो प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, जो प्राथमिक कक्षाएं होती हैं तो उनमें कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, संकल्प का मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के हेतु जो कंटेंट होता है, विषय वस्तु मतलब के जो कंटेंट होता है उसे प्रस्तुत करने का मतलब हमारा कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सा तरीका होना चाहिए। आप है प्राइमरी मतलब क्लास में, ठीक है, अब आपको बच्चों के सामने कुछ कंटेंट प्रस्तुत करना है, कुछ कॉन्सेप्ट उनको समझाना है, तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? तो पहले उनको संकेत दोगे, चित्र दिखाओगे, फिर उसको मूर्त मूर्त सामग्री दिखाओगे, या फिर चित्र संकेत मूर्त सामग्री, या फिर संकेत मूर्त सामग्री, ये एक सीक्वेंस आपको सटीक वाला यहाँ पर चूज करना है। तो देखो, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा है, उनमें जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, तो वो सबसे पहले जो जब वो छोटा होता है तो वो सबसे पहले मूर्त चीजों को देखकर सीखता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके सामने पहले हमें मूर्त कॉन्क्रीट सामग्री रखनी है, उसके बाद से हमें क्या है उसके संबंध में कोई चित्र दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मूर्त चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम उसे जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा छोटा सा पत्ती की आकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो तो हम उसे दिखा सकते हैं। ठीक, हमने दिखा दिया। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ ऐसी चीजें हैं भाई, जैसे कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसे थोड़े ना कक्षा में लाएंगे, उसका हम चित्र दिखा देंगे। ठीक, और अगर हम कुछ ऐसे मतलब एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं जो उसे दिखाना दिखाना जिसका चित्र या फिर कह सकते हैं कि मूर्त रूप में नहीं दिखा सकते, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड हम उसमें संकेत देंगे। ठीक, तो सबसे जो सीक्वेंस सही होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को किसी भी कंटेंट को प्रस्तुत करने का, कॉन्सेप्ट को समझाने का, तो वो ये सीक्वेंस सही होगा। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 क्वेश्चन है हमारा कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है भाई, एक मतलब ऐसी कक्षा जो बिल्कुल जिसमें कह सकते हैं कि ना पंखे हैं, ना खिड़कियां हैं, ना कोई चित्र लगा है, ठीक है, और आप फर्श पर उसे बैठा रहे हो, तो वो एक वातावरण, एक वो वातावरण जिसमें कह सकते हैं कि डिजाइनिंग चेयर हो, टेबल हो, और जो दीवारें हो उन पर काफी अच्छे अच्छे पिक्चर्स बने हो। ठीक, और अच्छे खासी मतलब वेंटिलेशन का रूम हो, तो एक वो कमरा होता है। तो बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है, ये तो आप भी मानते हैं। तो प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। अगर हम ये देखें कि बच्चा जो है जिसमें बच्चे में एक सोशल, एक कल्चरल डेवलपमेंट अच्छा हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे का जो कक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, उसका वातावरण कैसा होना चाहिए। तो प्रदर्शन अभिमुखी हो, स्पर्धात्मक एवं व्यक्तिपरक हो, या फिर अध्यापक प्रधान हो, या फिर सकारात्मक एवं सहयोगात्मक हो।
जैसे कि हमने वाइगोत्स की थ्योरी में भी पढ़ा है कि वो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पर अपना जो है ध्यान देते हैं, और उन्होंने उसके संबंध में एक प्रिंसिपल दिया है कि किस प्रकार से हम बच्चों में सोशल कल्चरल डेवलपमेंट स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उसके लिए सबसे पहले अगर हम बच्चे को सोशल बनाना चाहते हैं तो उसे एक अच्छा वातावरण हमें देना होगा, और अच्छा वातावरण अगर हम स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो स्कूल का वातावरण ही हमें उसकी कक्षा का वातावरण को अच्छा बनाना होगा। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें संस्कृति को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमें इस प्रकार की कक्षा उसको बनानी होगी जिसमें वो सकारात्मक एवं सहयोगात्मक महसूस करे। जैसे जैसे कि यानी कि उसको हर एक जो बच्चा है उसको हमें व्यक्तिपरक रूप से अलग अलग नहीं बैठाना, उनको ग्रुप में बैठाना है, एक दूसरे का कोऑपरेशन करना सिखाना है, सहयोग करना सिखाना है। ठीक है, एक बच्चा दूसरी संस्कृति का है, दूसरा बच्चा दूसरी संस्कृति का है। ठीक है, इस प्रकार से अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ में आकर बैठेगा, इस तरीके से ग्रुपिंग होगी, ठीक है, तो वो एक पहले वाला दूसरी की संस्कृति सीखेगा, दूसरे वाला पहले की संस्कृति सीखेगा। ठीक है, उससे प्रभावित होगा, और फिर ऐसे प्रभावित होने से उनमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने की, सहयोग करने की भावना का विकास होगा, जिसे हम कह सकते हैं सोशल डेवलपमेंट, सहयोगात्मक विकास, और जिसे हम सकारात्मक विकास भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आप समझे होंगे कि पहली कक्षा या किसी भी कक्षा में अगर हम बच्चे में कल्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो किस प्रकार का कक्षा उसकी होनी चाहिए। 5 क्वेश्चन है यहाँ पर कि अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो, अधिगम आप पढ़ते हैं, अधिगम की विशेषताओं पढ़ते हैं, अधिगम यानी कि लर्निंग की विशेषताएं आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो अधिगम है उसके संदर्भ में आपको इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है, यानी कि यहाँ पर 3 गलत है और 1 सही है। तो परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। क्या आप ये मानते हैं कि किसी बच्चे को कुछ भी सिखाना इसलिए है ताकि हम उसकी परीक्षा ले सके, या फिर अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? आपने देखा कि अधिगम निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता जरूरी होती है। भाई, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसका इन्वॉल्व होना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी होता है। अगर वो एक्टिव ही नहीं होगा तो हम किसे सिखा देंगे। ठीक, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। देखो, ये अभी इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 4 ऑप्शन भी है कि भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, अगर हमारा मूड नहीं है पढ़ाई करने का तो क्या हम पढ़ लेंगे? अगर बच्चा बीमार है तो क्या हम उसे पढ़ा लेंगे? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर वो अस्वस्थ है क्या तो हम उसकी लर्निंग करा देंगे? नहीं कराएंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा क्या है कि अधिगम बिल्कुल भी आसान नहीं है, एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि वो क्या है स्पाइरल रूप में होती है। ठीक, तो जिसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है वो सक्रिय रूप से अगर एक्टिव है, उसमें संलग्न है, तो ही वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए सीरियस ही नहीं हो तो मुझे बताओ कि आप सीख लोगे? सीखने की बात हो रही है, सिर्फ पढ़ाई को ही सीखना नहीं कहते हैं। कोई भी आप अपनी लाइफ में बहुत तरह की चीजें सीखते होंगे, और सिर्फ एक विद्यालय ही एकमात्र स्थान नहीं होता है सीखने का। आप जहां पर भी जाओ, जो भी आप काम करो, हर एक चीज से आप किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ रोज हर टाइम सीख रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चा होता है। ठीक, तो सीखना कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में टफ होता है, बाद में इजी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो सीखना होता है वो जटिल से सरल की ओर जाता है। ठीक, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। 6 क्वेश्चन पर यहाँ पर चलेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से महत्ता पर जोर देता है। देखो, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो कि जो अधिगम होता है, अधिगम सामाजिक संरचनात्मक विचार, अधिगम का जो सामाजिक संरचनात्मक विचार है कि किस प्रकार से समाज में जो है समाज का निर्माण किया जाए, तो सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में किस महत्ता पर जोर देता है, यानी बच्चों में सोशल डेवलपमेंट को विकसित करने के लिए हमें किस प्रकार की चीज पर जोर देना चाहिए। तो जैसे हमने पीछे भी एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर हमें उन्हें सोशल कल्चरल डेवलपमेंट करना है तो हमें जोर देना होगा। अगर हम वाइगोत्स्की की थ्योरी को पढ़े
तो वो क्या कहते हैं कि हमें पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देना होता है, यानी कि बच्चा जो होता है एक दूसरे के संपर्क में आकर चीजों को सीखता है। अगर हम पारस्परिक यानी कि आपस में सहयोग से, आपस में परस्पर सहयोग से चीजों को सीखेंगे, तो हमारा जो है एक समाज की अच्छी संरचना होगी और बच्चों में सहयोगात्मक जो एक गुण होता है उसका विकास होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का विकास होगा। उसके लिए जरूरी है कि क्रियाएं आपस में मिलजुल कर हो, पारस्परिक रूप से हो। ठीक है, संपर्क में आएंगे तब तो एक दूसरे को समझेंगे, जब समझेंगे तो अब सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म या घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से एक युग्म है। आपने मोटिवेशन थ्योरी पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आगे पढ़ेंगे इसी चैनल पर अगर आप जुड़ गए हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन थ्योरी में होता क्या है कि कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि आत्म परितोषण यानी कि अपने आप को हम जो आत्म यानी कि सेल्फ परितोषण यानी अपने आप को जो सेटिस्फिकेशन, हम कई बार अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं किसी चीज को लेकर, तो क्या वो बाहरी अभिप्रेरण बाह्य मोटिवेशन के द्वारा करते हैं? नहीं, वो तो सेल्फ मोटिवेशन हुआ ना, अपने आप को समझाना, अपने आप को किसी चीज को लेकर सेटिस्फाई करना, तो वो सेल्फ मोटिवेशन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमें, क्योंकि इसमें से सही निकालना है। जिज्ञासा, आंतरिक अभिप्रेरणा, नगद पुरस्कार, अगर हमें कहीं पर कोई ट्रॉफी, कोई नगद पुरस्कार मिल रहा है और उससे हम इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो वो किस प्रकार का मोटिवेशन है? वो आंतरिक है या बाह्य है? वो तो बाह्य हो गया ना। अगर किसी पैसे को देकर, ट्रॉफी को देकर हम जो है तैयार हो जाते हैं किसी कंपटीशन में जाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वो मोटिवेशन वो किस प्रकार का होता है? वो बाह्य होता है। ठीक है, ना कि वो इंटरनल होता है, ये आंतरिक नहीं होगा। अगर रुचि की बात करें तो रुचि क्या होती है? रुचि मतलब हमारे अंदर किसी चीज को लेकर एक रुचि, कई बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, तो वो बाह्य नहीं होता है, वो इंटरनल होता है। ठीक है, अगर बात करें, क्योंकि हमने सही की बात की है, हमें सही आंसर इसमें से लेना है, तो जिज्ञासा जो होती है, जिज्ञासा जिज्ञासा किसी भी चीज को जो लेकर क्यूरियोसिटी होती है, वो हमारे अंदर से आती है और जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। यानी अपने आप को खुद से जब हम मोटिवेट होते हैं तो वो इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है। तो जिज्ञासा क्योंकि किसी भी चीज को लेकर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जो होती है और उसके चलते हम अगर कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा चाहता है कि मैं 12th में हूं और मेरा जो है डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्थान आ जाए, फर्स्ट नंबर पर मैं इस बार आना चाहता हूँ, तो उसने जिज्ञासा अपने अंदर जगाई है, और जिज्ञासा जगाई है तो वो उसका क्या हुआ? इंटरनल मोटिवेशन हुआ, आंतरिक अभिप्रेरणा हुई, ना कि एक्सटर्नल हम उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से ये एकदम सही कॉम्बिनेशन है, सही रूप है। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये आज ये 2021 का जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का, ये कंप्लीट हो जाएगा इसी क्वेश्चन के साथ में, ये लास्ट था। तो निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? मैं देख रही हूँ जब से ये ऑनलाइन मोड में हुआ है तो मैंने देखा है कि जो पेपर है वो काफी इजी हो गए हैं। पहले काफी टफ हुआ करता था लेवल, अब थोड़ा सा इजी हो गया है। तो ये भी है कि ये थोड़ा ये फर्स्ट लेवल का है, यानी कि ये पीआरटी उसका है, सी टेट फर्स्ट लेवल का है, लेकिन सेकंड का तो थोड़ा और टफ हो है। ठीक है, तो निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो अधिगम से रिलेटेड ही ये आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम कारक की बात करें, जब आप लर्निंग करते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कौन से ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट कर सकती है? तो देखो, मोटिवेशन क्या होता है कि बच्चों का मोटिवेट होना जरूरी होता है। तो बच्चे का, अगर बच्चा मोटिवेट नहीं है तो भी आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी। सामाजिक संदर्भ, आपकी जो सोसाइटी है उसमें आप किस प्रकार से चीजों को सीख रहे हो, नई सोसाइटी में जाते हो, स्कूल में हर तरह के बच्चे आते हैं, वहां पर क्या सीख रहे हो, तो इसका भी असर बच्चों पर, इसका भी प्रभाव लर्निंग पर पड़ता है। संवेग, जो इमोशंस होते हैं, आप कभी बीमार है, कभी थके हुए हैं, कभी एक्टिव है,
तो कभी अच्छा आपका मूड है, कभी नहीं है तो पढ़ने का, कुछ सीखने का, तो उस संदर्भ में भी देखो मतलब चीजें इफेक्ट होती है। और शिक्षा शास्त्री उपागम भी जो लर्निंग होती है उसको इफेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो कोई शिक्षा शास्त्री किस तरीके से बताता है, किस तरीके से सीखो, कोई याद करने के लिए बोलता है, कोई रटने के लिए बोलता है, कोई समझने के लिए बोलता है, कोई ज्ञान के आधार पर सीखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो ये सभी के सभी हम कह सकते हैं कि कारक जो होते हैं, यानी कि ये हमें पढ़ने के तरीके समझाते हैं कि किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो सभी यहाँ पर हम देखेंगे कि उपागम या फिर कह सकते हैं कि जो कारक होते हैं वो लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। तो आई होप ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे, आपने एंजॉय किया होगा क्लास को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लोगों को भी शेयर कर देना। यहाँ पर कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए हैं भाई, चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए आप इंस्टा को जरूर फॉलो करें। आईडी पर अगर आपके कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी डाउट्स है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, अपने वीडियो के नीचे भी कमेंट आप छोड़ सकते हैं। और फेसबुक पेज है यहाँ पर, उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे एक तरह से प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और आई होप आपने क्लास को समझा होगा, नोट्स आप बना रहे होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आपकी मेहनत आपको हमें मेहनत में सफलता मिले, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर, पियाजे की थ्योरी से। और चलिए भाई, तब तक के लिए आपसे लेना चाहेंगे विदा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। टेक केयर, बाय बाय।